यूपीएससी करंट वॉरियर के इस करंट अफेयर्स के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड से संबंधित क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी करंट वॉरियर पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम 18 और 19 जनवरी 2026 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से बात करेंगे। जी, समझेंगे कि भारत के शिक्षण संस्थानों से लेकर रक्षा क्षेत्र तक और पूर्वोत्तर से लेकर गाजा तक क्या कुछ बदल रहा है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा की शुरुआत एक बेहद संवेदनशील और जरूरी मुद्दे से करते हैं। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की बढ़ती आत्महत्याओं का मामला। अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है। जी, ये मामला है अमित कुमार बनाम भारत संघ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत जरूरी अंतरिम दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये निर्देश, जहां तक मुझे पता है, 2025 में बनी एक नेशनल टास्क फोर्स के सुझावों पर आधारित हैं। समस्या की जड़ों तक जाने की कोशिश की। और आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। एनसीआर भी कहता है कि 2022 में लगभग 13,000 छात्रों ने आत्महत्या की। ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और एसआरएस का डेटा कहता है कि 15 से 29 साल के युवाओं में मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक सुसाइड है। तो क्या ये सिर्फ अकादमिक दबाव है या फिर समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है? अकादमिक दबाव तो सिर्फ एक पहलू है। एनटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक असली समस्या ज्यादा संरचनात्मक है। पहला और सबसे बड़ा कारण है संसाधनों की भारी कमी। संसाधनों की कमी मतलब कॉलेजों में पढ़ाने के लिए फैकल्टी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पद खाली पड़े हैं। जब संस्था का ढांचा ही इतना खोखला हो तो वहां जाति आधारित भेदभाव और रैगिंग जैसी घटनाओं को पनपने का मौका मिल जाता है। और अक्सर सुनने में आता है कि संस्थान अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, कह देते हैं कि ये छात्र की व्यक्तिगत कमजोरी थी। सही कहा। रिपोर्ट में इसे संस्थागत जिम्मेदारी का अभाव कहा गया है। संस्थान अपनी जवाबदेही से बचते हैं। आप सोचिए, एक छात्र जिसकी स्कॉलरशिप महीनों से अटकी हुई है, वो कैसे पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा? ये तो सिस्टम की विफलता है। लेकिन हमारे पास नियम कानून तो बहुत है। यूजीसी के नियम हैं, नीपी 2020 है, फिर भी जमीनी हकीकत क्यों नहीं बदलती? क्योंकि ये सारे नियम अलग अलग दस्तावेजों में बिखरे हुए हैं और उनका एनफोर्समेंट मतलब प्रवर्तन बहुत कमजोर है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट और ठोस दिशा निर्देश दिए हैं। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो मुख्य निर्देश? क्या इनसे कुछ बदलेगा? उम्मीद तो यही है। कोर्ट ने सबसे पहले कहा है कि डेटा का ठीक से रखरखाव करो। केंद्र सरकार को 15 से 29 साल के युवाओं के बीच आत्महत्या के आंकड़ों को मेंटेन करना होगा, ताकि समस्या की गंभीरता का सही अंदाजा लगे। जी। दूसरा, हर शिक्षण संस्थान को ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट तुरंत देनी होगी और एक सालाना रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। ये तो जवाबदेही तय करने की बात हुई। संस्थानों के अंदर क्या बदलाव करने को कहा गया है? संस्थानों के लिए भी साफ निर्देश हैं। 4 महीने के भीतर वाइस चांसलर से लेकर फैकल्टी तक के सभी खाली पद भरे जाएं। साथ ही एंटी रैगिंग कमेटी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर और आंतरिक शिकायत समितियों को मजबूत किया जाए। और छात्रों की वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए? उसके लिए भी हर हॉस्टल में योग्य मेडिकल सहायता हो और जो भी स्कॉलरशिप अटकी हुई है उसका भुगतान 4 महीने के अंदर किया जाए। ये कदम छोटे लग सकते हैं, पर एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और विकास के लिए ऐसा ही एक मजबूत संस्थागत ढांचा पूर्वोत्तर भारत में भी तैयार किया जा रहा है। हाँ, चलिए इसी पर बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर अब भारत की विकास गाथा का अहम हिस्सा बन रहा है। जी, और काजीरंगा का जिक्र आते ही हमें एक सींग वाले गैंडे याद आते हैं। ये असम में स्थित है और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पूर्वोत्तर, जिसे अक्सर देश का एक अलग थलग हिस्सा माना जाता रहा है, अब भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों का पावर हाउस बनने की राह पर है। इसका भू रणनीतिक महत्व तो है ही, और क्या खास है? इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ चीन या म्यांमार से सटी हमारी सीमा नहीं है, बल्कि ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का दरवाजा है। और यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है, जल विद्युत, तेल, गैस और उपजाऊ जमीन। लेकिन दशकों तक तो इस क्षेत्र की पहचान उग्रवाद और पिछड़ेपन से जुड़ी रही। तो अब ऐसा क्या बदल रहा है? क्या शांति समझौते वाकई काम कर रहे हैं? हाँ, उनका असर दिख रहा है। चाहे वो बोडो शांति समझौता हो या असम मेघालय सीमा समझौता, इनसे दशकों से चले आ रहे उग्रवाद में भारी कमी आई है।
और शांति का मतलब है विकास के लिए बेहतर माहौल। बिल्कुल। इसीलिए अब हम यूनाइटी 2024 या पीएम डिवाइन जैसी विकास योजनाओं के बारे में सुन रहे हैं। फोकस अब सुरक्षा से हटकर विकास पर आ गया है। और कृषि या संस्कृति के क्षेत्र में वहां भी काम हो रहा है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट चल रहा है। और सांस्कृतिक रूप से असम के मैदानों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। विकास के साथ साथ सुरक्षा की बात भी उतनी जरूरी है। और अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं, बल्कि देश के अंदर ही हथियार बनाने की क्षमता भी है। सही कहा। भारत दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक रहा है, लेकिन अब ये छवि तेजी से बदल रही है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने एक फुली ऑटोमेटेड गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा संकेत है। जी, और इसमें अब निजी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। जैसे आर्मेनिया को भारत में बने पिनाका रॉकेट की पहली खेप भेजी गई और सोलर ग्रुप नाम की कंपनी नागास्त्र ड्रोन बना रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदला कि आज हम अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को भी रक्षा उपकरण बेच रहे हैं? आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। 2014 में हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन करीब 46,000 करोड़ रुपए का था। आज ये रिकॉर्ड 1,51,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और निर्यात जो 2014 में 1,000 करोड़ से भी कम था, वो आज बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये एक जबरदस्त छलांग है। सुनने में तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। इस आत्मनिर्भरता का असल फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है रणनीतिक स्वायत्तता। मतलब अब हमें हर छोटे-मोटे पुर्जे के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। युद्ध के समय ये निर्भरता बहुत खतरनाक हो सकती है। और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट का जिक्र किया था। हाँ, जब सरकार भारत की किसी कंपनी से एक टैंक खरीदती है, तो वो कंपनी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर सब कुछ दूसरी भारतीय कंपनियों से खरीदती है। मतलब एक सरकारी खर्च से कई और उद्योग चलते हैं। बिल्कुल। आज लगभग 16,000 छोटी बड़ी कंपनियां इसी डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर रोजगार पैदा कर रही हैं। तो ये सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं है, एक आर्थिक रणनीति भी है। सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए क्या खास कदम उठाए हैं? सरकार ने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बनाई है। इसमें ऐसे आइटम हैं जिन्हें अब विदेश से नहीं खरीदा जा सकता, उन्हें भारत में ही बनाना होगा। और डिफेंस कॉरिडोर? हाँ, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और खरीद प्रक्रिया यानी DAP 2020 में भी भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत जहां एक तरफ खुद को एक सुरक्षा प्रदाता बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे जटिल संघर्षों में शांति स्थापित करने के लिए भी उसे एक बड़ी भूमिका का न्योता मिल रहा है। जी, बात करते हैं दाजा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शांति के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने की पहल की है। ये बोर्ड ऑफ पीस सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह है क्या असल में? ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो गाजा में संक्रमणकालीन सरकार के कामकाज की निगरानी करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मदद जुटाएगा और जवाबदेही तय करेगा। और इसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे? जी, और कार्यकारी बोर्ड में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जैसे वैश्विक नेता होंगे। भारत को भी इसका सदस्य बनने का निमंत्रण मिला है। लेकिन मैंने पढ़ा कि इसमें एक अजीब शर्त है। $1 बिलियन दो और स्थायी सदस्य बन जाओ। ये तो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। और यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना का केंद्र है। आलोचक कहते हैं कि ये पैसे से शांति खरीदने जैसा है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज हाशिए पर जा सकती है। लेकिन इसके पक्ष में भी तो कुछ तर्क होंगे। UN भी तो वीटो पावर की वजह से कई बार फैसले नहीं ले पाता। बिल्कुल। इसका प्लस पॉइंट है इसकी संभावित दक्षता, कम सदस्य, स्पष्ट लक्ष्य और शायद तेज फैसले। लेकिन यहाँ वैधता का बड़ा सवाल है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि दुनिया शायद अब सार्वभौमिक बहुपक्षवाद से हटकर मिनीलैटरलिज्म की ओर बढ़ रही है। मतलब छोटे और नेता केंद्रित समूह। यह UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब पर्यावरण से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात प्रोजेक्ट डॉल्फिन की। नदी और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण के लिए इनकी दूसरी देशव्यापी गणना शुरू हुई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार की गिनती में नया क्या है? नया ये है कि इस बार गंगा और सिंधु डॉल्फिन के साथ साथ सुंदरबन और उड़ीसा में पाई जाने वाली इरावदी डॉल्फिन को भी शामिल किया जा रहा है। भारत में कौन कौन सी डॉल्फिन पाई जाती हैं और उनकी संरक्षण स्थिति क्या है? भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की नदी डॉल्फिन है। पहली गंगा डॉल्फिन
जो हमारा राष्ट्र जलीय जीव है, दूसरी सिंधु डॉल्फिन और तीसरी यही इरावदी डॉल्फिन। चिंता की बात यह है कि तीनों ही IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त हैं। पर्यावरण से जुड़ी अगली खबर विकास और संरक्षण के बीच के द्वंद्व को दिखाती है। आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा बनाने की योजना है। जी, और ये होप आइलैंड कोरेंगा वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। ये एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम है जो काकीनाडा शहर को तूफानी लहरों से भी बचाता है। और अंडमान से भी एक अच्छी पहल की खबर है। हाँ, अंडमान सागर में भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना शुरू की गई है। इसका मकसद है खुले समुद्र में पिंजरे लगाकर मछली और समुद्री शैवाल की खेती करना। यह ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। चलिए अब आखिर में कुछ और सुर्खियों पर तेजी से नजर डाल लेते हैं। पहला है EU का बाजूका। ये क्या है? यह एक आर्थिक हथियार है। इसका आधिकारिक नाम है एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई तीसरा देश EU पर आर्थिक दबाव डालकर उसकी नीतियां बदलवाना चाहे तो EU इस बाजूका का इस्तेमाल करके उस देश पर जवाबी प्रतिबंध लगा सकता है। अच्छा। और अगला विषय है सोशल कॉमर्स, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम से सीधे शॉपिंग। भारत इसमें पीछे क्यों है? इसकी मुख्य वजह है विश्वास की कमी। हम भारतीय अभी भी कैश ऑन डिलीवरी पर ज्यादा यकीन करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का डर और भाषा की बाधाएं भी बड़े कारण हैं। और इंडिगो की उड़ानों में हो रही देरी पर DGCA की रिपोर्ट में क्या सामने आया? रिपोर्ट कहती है कि इंडिगो के पास विमानों और क्रू के लिए कोई अतिरिक्त बफर नहीं है। मतलब एक भी फ्लाइट लेट होती है तो उसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने भी एक अहम फैसला सुनाया है। जरूरी है कि CIC एक वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। खबरों में एक जगह का भी जिक्र है, चिली। हाँ, दक्षिणी चिली के जंगलों में भीषण आग लगी है। भौगोलिक रूप से ये दक्षिण अमेरिका का एक लंबा संकरा देश है। ये अर्जेंटीना और बोलीविया के साथ मिलकर दुनिया के लिथियम त्रिभुज का हिस्सा भी है। और अंत में एक लोक नृत्य, बागुरुम्बा। ये असम के बोडो समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये प्रकृति से प्रेरित है और उनके त्योहारों का एक अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इससे जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत के संस्थान एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हमने आत्मनिर्भरता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक के कई अहम पहलुओं को समझा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड ऑफ पीस जैसी पहलें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या भविष्य में वैश्विक समस्याओं का समाधान सार्वभौमिक सहयोग से होगा या फिर कुछ चुनिंदा शक्तिशाली देशों के छोटे समूहों द्वारा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में नजर रखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। रिवीजन के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज का अभ्यास जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।